अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तो इस लेक्चर के अंदर हम पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन और इसकी अबैंडनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन एक फॉरेन पॉलिसी समझ लें ब्रिटेन की थी, और ये फॉरेन पॉलिसी आइसोलेशन से मुराद यहाँ भी ये है कि ब्रिटेन अपने आप को सेपरेट रख सकते हैं यूरोप में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनसे। और अब इसकी अबैंडनमेंट से मुराद है कि किस पॉइंट पे आया कि ये पॉलिसी ब्रिटेन को अबैंडन करनी पड़ी और उसकी क्या वजूहात थी। तो इस लेक्चर को लेकिन मैंने दो फेजेस के अंदर डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ से मैं अब आपको वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेज़ की तरफ भी लेके जा रहा हूँ। तो इस लेक्चर का टाइटल तो मैंने पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन एंड इट्स अबैंडनमेंट रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, अगर वो कॉजेज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें वो चीज़ें सपोर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 उसका टाइटल होगा, तो मैंने इन्हीं दो लेक्चर्स को पार्ट ए और पार्ट बी करके सेपरेट किया है। तो इस लेक्चर के अंदर हम वो रीजंस पढ़ेंगे कि ब्रिटेन ने पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन किस पीरियड के अंदर अडॉप्ट की, वो कौन से रीजंस थे जिसमें ब्रिटेन ने पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन अडॉप्ट की, और उसको फिर किन वजूहात की बुनियाद पर अबैंडन किया गया। एक हम स्पेशल यहाँ पे पढ़ेंगे एंग्लो जर्मन रिलेशंस कि जर्मनी जब 1871 के अंदर बिस्मार्क ने जर्मन स्टेट का कयाम कर दिया था, उसके बाद जर्मनी और इंग्लैंड के रिलेशनशिप क्या रहे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर दो मेजर हमारे सामने कैंप्स थे। एक था जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली, और सेकंड कैंप में थे हमारे, ये मेजर पावर्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ, एक तरफ थे हमारे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, सेकेंडली हमारे पास इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थे। और भी मेजर छोटी छोटी पावर्स थी, लेकिन ये मैं मेजर पावर्स की बात कर रहा हूँ। तो हम एंग्लो जर्मन रिलेशंस की एवोल्यूशन पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पोस्ट 1871 के बाद, और देखेंगे वो कौन से कॉजेज थे, वो टेंशन के या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कौन से ऐसे थे जो दोनों रियासतों के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे थे। और लास्टली दिस होल लेक्चर इज कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो इन चीज़ों को काइंडली लेके साथ चलेंगे। एक चीज़ मैं दोबारा रीट्रेट यहाँ पे करना चाहूँगा कि कुछ लेक्चर्स में आप एक पॉइंट पढ़ते हैं, लेकिन उस वो सिर्फ एज अ पॉइंट ही वहाँ पे मेंशन्ड होता है, लेकिन उसकी डिटेल्स जो होती हैं वो किसी और पॉइंट्स में आप जाके फिर आगे जाके देखते हैं। तो जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये फिर आप लोगों का स्किल भी एक तरह से मैं कह लूँ, या फिर इसको आप अपना एक तरह से कह लें, ये फ़र्ज़ भी है आपका कि आपने वो डिटेल्स फिर मेंशन करनी है, क्योंकि आपको अगर एक चीज़ पहले पढ़ाई जा चुकी है और एक नेक्स्ट लेक्चर में वो एज अ पॉइंट मेंशन सिर्फ हो रही है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए तो आप पिछली डिटेल्स को इनकॉर्पोरेट वहाँ पे कर सकें। तो कोई नॉलेज गैप्स, मेरी कोशिश तो यही है कि मैं कोई नॉलेज गैप्स ना छोड़ूं। तो आपने जब प्रेजेंट करना है इस चीज़ को क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आपने भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन रीजंस पूछे गए हैं कि वाई हाउ ब्रिटेन पुट अ हॉल्ट टू द पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या थे। पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन ग्लैडस्टोन और लॉर्ड सैलिसबरी की एक पॉलिसी थी, और ये इस एरा के दरमियान बेसिकली परस्यू की गई थी। और ये पॉलिसी थी क्या, दैट इट, ये पॉइंट देखें, दैट इट वाज ऑफ पॉलिसी ऑफ कंपैरेटिव इनडिफरेंस टुवर्ड्स यूरोपियन अफेयर्स। कि ब्रिटेन की पॉलिसी थी कि यूरोपियन अफेयर्स के अंदर इंटरवीन ज़्यादा कम से कम किया जाए, एंड कीपिंग इंग्लैंड एज अलूफ एज पॉसिबल। लेकिन आपको पता है बिल्कुल अबैंडनमेंट तो किसी फॉर्म में भी नहीं हो सकती। तो लॉर्ड लेडी सेसिल जो हैं उनका बड़ा ही खूबसूरत इस पॉइंट पे कोट है, दैट इट वाज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड रादर देन अ पॉलिटिकल रियलिटी। कि ये सिर्फ दिमाग में ही ब्रिटेन के था कि दैट दे आर कीपिंग इंग्लैंड एज aloof as possible from the European affairs, but it was not a political reality, because England was a dominant power at that time, and it is very difficult for a dominant power to remain aloof from the affairs of the whole continent, because Britain was running a global empire. Britain had colonies in the east and west equally. तो एक ग्लोबल पावर के अंदर इस तरह से अलूफ रहना पॉलिटिकल रियलिटी हो ही नहीं सकती। इट वॉज एन आइसोलेशन इन द बेरेस्ट सेंस के, मतलब ये आइसोलेशन थी, इट वॉज हार्डली अ पॉलिसी एंड इट वॉज फार फ्रॉम स्प्लेंडेड। तो ना तो ये स्प्लेंडेड थी, ना ये आइसोलेशन थी, और इट वॉज हार्डली अ पॉलिसी। तो और मैं भी इसी पॉइंट से एक तरह से एग्री भी करता हूँ, बिकॉज ब्रिटेन वॉज मोर और लेस इन्वॉल्व इन सम अफेयर्स ग्लोबली। अब रीजंस क्या थे पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, स्प्लेंडेड आइसोलेशन की अडॉप्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ सफिशिएंसी इन द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड। ब्रिटेन
कि अपनी कॉलोनीज जी थी, जैसे ईस्टर्न हम कॉलोनीज यहाँ पे देख लेते हैं, रॉ मटेरियल्स के वजह से ब्रिटेन की कॉलोनीज बहुत ज़्यादा उसे प्रोवाइड करती थी, ईस्टर्न कॉलोनीज। और ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो ब्रिटेन के अंदर आया था। तो ब्रिटेन एज कम्पेयर टू देयर इंडस्ट्री बहुत आगे था बाकी यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से। सेकेंडली कि ब्रिटेन को उस पॉइंट पे बड़े इंटरनल प्रॉब्लम्स का भी शिकार था, जिसमें हमें चार्टिस्ट मूवमेंट नज़र आती है। ऑल्दो चार्टिस्ट मूवमेंट हमने देखा था 19 थर्ड फेज में, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो ट्रेड यूनियनिज्म ने जो चार्टिस्ट मूवमेंट को शुरू किया हुआ एक तरह से था, वो चीज़ें तो एक तरह से स्नोबॉल इफेक्ट की फॉर्म में आ रही थी। फिर यहाँ पे डिफरेंट सोशलिस्ट ग्रुप्स ब्रिटेन के अंदर इमर्ज कर रहे थे, जो कि वर्किंग क्लास की टेंशन्स को जो है वो वर्किंग क्लास की जो एक तरह से इश्यूज हैं उन्हें हाईलाइट कर रहे थे। फिर आयरलैंड का मसला इस पॉइंट पे बड़ा एक तरह से उठ कर आ रहा था, क्योंकि आयरिश नेशनलिज्म को हमने नोट्स की फॉर्म में तो देखा ही है, जो कंपाइल्ड नोट्स मैंने आपको एक प्रीवियस सेक्शन में चैप्टर में प्रोवाइड किए हुए हैं। तो वो आयरिश नेशनलिज्म का इशू भी यहाँ पे एक तरह से ब्रिटेन की अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर रहा था। आयरलैंड में जो कैथोलिक्स थे उनकी तरफ से इंडिपेंडेंस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी इस पॉइंट पे। इकोनॉमिक स्लम्प था और ट्रेड यूनियनिज्म जैसे चार्टिस्ट मूवमेंट के बारे में ही हम चीज़ पढ़ चुके हैं कि ट्रेड यूनियनिज्म भी मोमेंटम गेन कर रही थी। ब्रिटेन में एक इकोनॉमिक स्लम्प भी एग्जिस्ट करता था, यूरोपियन वाइड इकोनॉमिक स्लम्प एक तरह से उस पॉइंट पे था। उसके बाद तीसरा पॉइंट के हायर यूरोपियन टैरिफ्स ऑन ब्रिटिश गुड्स। अब टैरिफ्स मैंने आपको बताया था एक तरह से टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट इंपोर्टेड आइटम्स पे लगाती है ताकि उनकी इंपोर्ट को डिस्करेज किया जा सके। तो यूरोपियन कंट्रीज ने ब्रिटेन, और ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है, जैसे जो ट्रेड वॉर्स हैं रिसेंटली, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये ट्रेड को, लिबरल या फ्री ट्रेड जो थी उसको एक तरह से डिस्करेज भी एक तरह से कर रहे थे, और एक तरह से ब्रिटेन को सेल्फ रिलायंस मोड में भी लेकर जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन की गुड्स की जो ग्लोबली डिमांड थी स्पेशली यूरोप में वो कम की जा रही थी इन टैरिफ्स की वजह से। फोर्थली देखें कि जो उस वक्त मेजर लीडर्स थे ब्रिटेन के, ग्लैडस्टोन और सैलिसबरी, उन्होंने एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। इसीलिए 1880s के अंदर और 1890s के अंदर हमें ब्रिटेन की कोई मेजर उस तरह से ट्रीटी ऑफ बर्लिन के बाद एक मेजर इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आती। और यहाँ पे आप ये मेंशन भी कर सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ बर्लिन के बाद ब्रिटेन वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली इन एनी यूरोपियन वाइड कॉन्फ्लिक्ट। फिर इसके बाद कि बिस्मार्क ने फर्दर ब्रिटेन को एक तरह से अप्रोच किया कि वो दोनों मिल के जो हैं एक तरह से इंपीरियलिज्म बढ़ाएं अपना, लेकिन इंग्लैंड ने इस पॉलिसी को रिजेक्ट किया, क्योंकि अगर इंग्लैंड इस पॉलिसी को उस पॉइंट पे सपोर्ट करता तो वो एक तरह से जर्मनी की भी नेशनल पावर एक तरह से वो इंक्रीज करवा रहा होता। और इंग्लैंड की हिस्टोरिकली जो पॉलिसी रही है वो बैलेंस ऑफ पावर के सपोर्ट में रही है, तो वो बैलेंस ऑफ पावर को एक तरह से यहाँ पे डिस्टर्ब भी होता था। उसके बाद एक मेजर रीजन ये भी था ब्रिटेन का जर्मनी के साथ ना जाने का कि ईस्टर्न क्वेश्चन के ऊपर जर्मनी का डिफरेंट स्टांस था, ब्रिटेन का डिफरेंट स्टांस था। ब्रिटेन चाहता था कि जर्मनी को वो अपनी ईस्टर्न पोजेशंस ब्रिटेन प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोमन एम्पायर को एक बेरेबल या कह लें एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में प्रेजेंस उसकी रखी जाए, जबकि जर्मनी जो था वो चाहता था कि जो बाल्कन पेनिनसुला के अंदर जो कंट्रीज हैं उनको, उनका जो एक तरह से जो नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स वहाँ पे चल रही हैं उन्हें क्रश एक तरह से वहाँ पे किया जाए। क्योंकि जैसे लास्ट लेक्चर में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि वो वहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक जो किंगडम्स थे उनके खिलाफ एक तरह से नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स थी, तो वो अगर वहाँ पे उन चीज़ों को सपोर्ट करते तो जर्मनी के अंदर भी जो स्टेटस को था उसको भी खतरा एक तरह से लाहक था। और ब्रिटेन ने ओनली अलायंस जो इस पीरियड में कंडक्ट किया वो इटली और ऑस्ट्रिया से था 1887 में, लेकिन बाद में ये दोनों मुल्क जाके जर्मनी से जाके मिले और वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली अलाइज थे। लेकिन ये किया क्यों था कि स्टेटस को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और टर्की के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे ब्रिटेन की हमेशा पॉलिसी रही थी अपने ईस्टर्न पोजेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसकी रीजंस ऑफ अबैंडनमेंट क्यों हुई? सबसे पहला है कि ब्रिटेन का एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड था और यही वो पॉइंट था जो मेजर यूरोपियन पावर्स को जो है एक तरह से हॉस्टाइल या फिर हॉस्टिलिटी
की फीलिंग्स जो ब्रिटेन की तरफ थी इस वजह से थी कि ब्रिटेन का एम्पायर ग्लोबली बहुत बड़ा था। अब यहाँ पे एक मेजर इवेंट है बोयर वॉर। बोयर वॉर हुई थी कह लें मॉडर्न साउथ अफ्रीका में। बोयर एक आपसे कह लें एथनिसिटी के ही लोग हैं जिन्होंने अपने सेल्फ गवर्नमेंट को एक तरह से हासिल करना चाहा, ब्रिटेन ने इनकार किया, तो एक बोयर वॉर हुई। अब बोयर वॉर के अंदर जर्मनी ने, अब बोअर वॉर फेजेस में हुई थी। पहला फेज जो बोअर्स जो थे, जो एथनिक पॉपुलेशन वहाँ की थी, उन्होंने जीत लिया था। जर्मनी ने बोअर्स को सपोर्ट किया था और कोई भी यूरोपियन पावर ब्रिटेन की मदद करने के लिए नहीं आई थी सिवाय कॉमनवेल्थ कंट्रीज के। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कौन से शामिल हैं? न्यूजीलैंड, कनाडा, जो कि मतलब एक तरह से कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज को कह लें जो कि फॉर्मरली ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, लेकिन उस पॉइंट पे वो सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस अपना हासिल कर चुकी थी। कनाडा और न्यूजीलैंड अभी भी जो उनका प्राइम मिनिस्टर्स उनकी अपनी कंट्रीज के होते हैं, लेकिन जो जो सॉवरेनिटी है वो अभी भी ब्रिटिश मोनार्की को ही वो करते हैं। तो जो ब्रिटेन में जो मोनार्क होता है बेसिकली वो ही आपका कनाडा और इनका ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन दोनों, ऑस्ट्रेलिया भी आता है इसमें, हाँ, इन दोनों कंट्रीज में आता है। तो ब्रिटेन एक तरह से कह लें आइसोलेटेड हो गया बोयर वॉर के अंदर, क्योंकि कोई कंट्री उसकी मदद करने के लिए आई ही नहीं सिवाय उसकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के। सेकेंडली, जर्मनी की इंपीरियलिज्म, जर्मनी की इकोनॉमिक माइट और जर्मनी की जो नेवल स्ट्रेंथ थी वो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो ब्रिटेन के ग्लोबल एम्पायर के एक तरह से जर्मनी की जो इंक्रीजिंग डोमिनेंस थी वो ब्रिटेन के ग्लोबल एम्पायर को एक तरह से वल्नरेबल बना रही थी। थर्डली, कि rivalry with France and Russia was proving quite embarrassing with Britain. With a view to strengthen their position vis-a-vis Germany, Britain considered reapproachment with France and Russia. क्योंकि अलायंस तो ब्रिटेन को बनाने ही पड़े थे, क्योंकि जर्मनी की ग्रो बहुत एक तरह से पोजीशन ग्रो कर रही थी। और हमने ट्रीटी ऑफ बर्लिन में लास्टली पढ़ा था कि जर्मनी ने ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर को सपोर्ट किया था बॉस्निया हर्जिगोविना लेने के लिए, जिसने रशियंस को एम्बैरस किया था। तो रशियंस, ब्रिटेन ने क्या किया, फ्रांस और रशिया के साथ एलाय किया इस पॉइंट पे जाके, ताकि वो जर्मनी को जो है वो जाके कंट्रोल कर सके। और इसकी अगर हिस्टोरिकल कंपैरिजन आप देखें तो आपको नेपोलियनिक वॉर्स में नजर आता है, जब फर्स्ट कोलेशन, सेकंड कोलेशन, थर्ड कोलेशन, सिक्स्थ कोलेशन, सेवंथ कोलेशन में जाके जब नेपोलियन डिफीट होता है, तो वो भी जहाँ पे सिस्टम ऑफ अलायंसेज आपको यूरोप में नजर आते हैं जो कि फ्रांस के अगेंस्ट ब्रिटेन ने कायम किए थे। फिर ये कुछ नेवल एग्रीमेंट्स नहीं, सॉरी, ये कुछ मिलिट्री पैक्ट्स कह लेंगे, सिस्टम ऑफ सीक्रेट अलायंसेस कह लेंगे, ब्रिटेन ने 1902 में जापान के साथ किया था कि वो रशिया के एम्बिशंस को फार ईस्ट में चेक कर सके। लेकिन 1907 के अंदर ब्रिटेन ने जो है अपने जो भी इश्यूज थे फ्रांस रशिया के साथ वो रिजॉल्व कर लिए, इंडिया, पर्शिया और चाइना के अंदर। उसके बाद फ्रांस के साथ ब्रिटेन का 1904 में एग्रीमेंट हुआ। इनका अफ्रीका में जो है एक तरह से फड्डा चल रहा था, तो वो फड्डे को किस तरह रिजॉल्व किया गया कि फ्रांस ने ब्रिटेन को इजिप्ट में एक फ्री हैंड दे दी। कॉलोनीज ही थी, इजिप्ट, अल्जेरिया, सारा कुछ जो आपका नॉर्थ अफ्रीका है, सारी कॉलोनीज थी। ब्रिटेन की कुछ थी, कुछ फ्रांस की थी। तो उन रिटर्न फिर मोरक्को में जो है ब्रिटेन ने फ्रांस को एक तरह से फ्री हैंड दे दिया। तो इस पॉइंट पे यूरोप दो कैंप्स में डिवाइड हो चुका था, एक इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, और दूसरा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। अब एंग्लो जर्मन रिलेशंस की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जर्मन इंपीरियलिज्म थोड़ा बहुत बढ़ रहा था। जर्मनी ईस्ट की तरफ अपनी एक तरह से एक्सपेंशन की तरफ देख रहा था, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बगदाद बर्लिन रेलवे लिंक है, जो कि जर्मन्स ने ऑटोमन के साथ साइन कर लिया था। तो इसका मतलब था बगदाद बर्लिन रेलवे लिंक का कि जर्मनी ईस्ट में पेनिट्रेट करना चाह रहा था। और ईस्ट में किसकी कॉलोनीज थी? ब्रिटेन की, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, उस वक्त तो सब कॉन्टिनेंट था, बांग्लादेश और ये मलेशिया वगैरह सारा कुछ। डीकॉलोनाइजेशन में हम एक एक स्टेट भी देख लेंगे जब डीकॉलोनाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। फिर जर्मनी ने अपना फर्स्ट नेवल, और ये सब कब हो रहा है? 1871 के बाद, जब बिस्मार्क पावर में आता है
और वो जर्मनी को एक ग्लोबल पावर बनाने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट नेवल लॉ में, क्योंकि ब्रिटेन की जो ग्लोबल पोजीशन थी उसकी नेवी की वजह से थी, जर्मनी ने भी उसी रूट पे जाने की कोशिश की और 11 बैटलशिप्स फर्स्ट नेवल लॉ के अंदर और सेकंड नेवल लॉ के अंदर 38 बैटलशिप्स। दीज नेवल लॉज आर इंटरनल टू जर्मनी। तो जब नेवल स्ट्रेंथ एक पावर की बढ़ रही है, इसको थुसिडिडीज ट्रैप अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा हो, तो अगर एक एस्टैब्लिश्ड पावर हो और एक पावर ग्रो कर रही हो तो दोनों पावर्स एक दूसरे से थ्रेटेंड फील करते हैं। फिर जर्मनी की इकोनॉमिक प्रोडक्शन बहुत बढ़ रही थी विच वाज आल्सो एंटीथेटिकल टू ब्रिटेन्स इंटरेस्ट। फिर बोयर वॉर के अंदर मैंने आपको बताया जर्मनी ने जो बोयर्स थे, और पॉल क्रूगर जो है मेरे ख्याल से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बोयर लीडर था पॉल क्रूगर। क्रूगर तो था पॉल, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन चलें ये चेक कर लीजिएगा, लेकिन क्रूगर था। तो इसको सपोर्ट भी किया था। और अब ये हाल्डेन मिशन क्या था? हाल्डेन वाज, कह लें एक तरह से वॉर मिनिस्टर कह लें, जो ब्रिटेन का था। इसको जर्मनी भेजा गया था स्पेसिफिकली कि टू कम टू सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जो ग्रोइंग राइवलरी हम एक तरह से जर्मनी और ब्रिटेन की बढ़ रही है, इसको एक तरह से डी एस्केलेट किया जा सके। लेकिन अल्टीमेटली जो ये सक्सेसफुल नहीं हो सका और जो हाल्डेन थे उन्हें वापस आना पड़ा। तो पॉइंट ऑफ अप्रोचमेंट या रीअप्रोचमेंट तो आए, लेकिन वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सके क्योंकि जो इंटरेस्ट थे दोनों पावर्स के वो ऑपोजिटली अलाइंड थे। अब जब भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं या फिर इवन फॉरेन पॉलिसी का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, आपको सबसे आसान काम यहाँ पे एक टिप की फॉर्म में से ले लें कि आपने देखना होता है हर मेजर पावर का इंटरेस्ट उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या है। अगर वो इंटरेस्ट जिनके म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं तो वो देख लेते हैं हम कि वो साथ खड़े होते हैं, और जिनके पोल्स अपार्ट इंटरेस्ट होते हैं हमने देख रहा होता है कि वो राइवल्स होते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका और पाकिस्तान का मसला भी कुछ इसी तरह ही है, क्योंकि दोनों पार्ट्स के इंटरेस्ट ही उस इशू में मुख्तलिफ हैं, तो इसीलिए कभी भी वो सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकी। ये मेरा ओपिनियन है। अब थोड़ा क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं जो कि पास्ट पेपर में आया। ऑल दो इस तमाम चीज़ के बाद हम एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स बता सकते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम कह सकते हैं कि अबैंडनिंग, अब यहाँ पे अबैंडनिंग का क्वेश्चन है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अबैंडनिंग पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, पहला था कि जर्मनी के अगेंस्ट डेटरेंस एक तरह से ब्रिटेन की बढ़ेगी। इन व्यू ऑफ ग्रोइंग जर्मन, ब्रिटेन वांटेड रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ इट्स नेवल फ्लीट इन मेडिटेरेनियन एंड फोकस इट ऑन द नॉर्थ सी। तो ब्रिटेन अब हर जगह तो अपनी नेवी जाके भेज नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, मेडिटेरेनियन से अपनी नेवी निकाली और नॉर्थ सी की तरफ लेके गया, और फ्रांस को जो है वो मेडिटेरेनियन की पुलिसिंग की तरफ बढ़ दिया ताकि उसके इंटरेस्ट सिक्योर्ड रहें और जर्मनी को वो एक तरह से चेकमेट कर सकें। मतलब ये अबैंडनिंग का एक तरह से फ़ायदा था। सेकेंडली, एंग्लो रशियन ट्रीटी ऑफ 1907 ने सॉवरेनिटी एक तरह से प्रिजर्व की ब्रिटेन की, क्योंकि उसमें ये क्लॉज शामिल था कि नो पावर विल इंटरवीन इन एनी वंस इंटरनल अफेयर। और सेकेंडली, जो ब्रिटेन की ईस्टर्न कॉलोनी थी, जो सब कॉन्टिनेंट में हम लोग थे, उसको प्रोटेक्ट किया कि रशिया ने एक्नॉलेज किया कि अफगानिस्तान ले बियॉन्ड हर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एब्सटेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन तिब्बत। अब हमने फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर भी देखी है, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी देखी है। अब हमने रशिया ने मजीद कोई, अब ब्रिटेन को हमेशा से खतरा था कि अफगानिस्तान के थ्रू जो है वो रशिया भी यहाँ पे आ सकता है, तो उस ट्रीटी के थ्रू इस कंटेंशन से भी ब्रिटेन ने एक तरह से छुटकारा हासिल किया। दी अलायंसेस और ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स ब्रिटेन की बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि बोयर वॉर के अंदर हमने देखा कि कोई पावर, यूरोपियन पावर उसकी सपोर्ट में नहीं आई, तो ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स ब्रिटेन की सिक्योरिटी और मिलिट्री इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा ज़रूरी थी। Britain's willingness to form alliances, more notably the Entente Cordial with France and Triple Entente with France and Russia, strengthened its position in Europe for balance of power. इस reasons के लिए the abandonment of isolationism facilitated closer economic ties. Economic ties को फ़ायदा हुआ, जो कि protectionist policies चल रही थी पिछली, उनको थोड़ा से overcome करने में भी यहाँ पे हमें help मिली। अब इसके negative effects नज़र आते हैं हमें। एंटेंगलमेंट इन वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है? वर्ल्ड वॉर 1। ये वर्ल्ड वॉर 1 में अंदर ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरह ये सीक्रेट अलायंसेस ने एक चेन इफेक्ट
किया कि पहला एक कंट्री फिर दूसरा एक सीक्रेट अलायंस में उससे शामिल था, वो इन्वॉल्व हुआ, इसी तरह करते 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 एक वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल जो है उसने इख्तियार की। फिर डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू कैंप्स हमने देखा कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और सेकेंडली जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, इन कैंप्स में डिवीजन हुई यूरोप की। सेकेंडली इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, और वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू ने ही डी कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस, जो ब्रिटिश एम्पायर की डी कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस था, इसको स्टार्ट किया। अब डी कॉलोनाइजेशन का जब लेक्चर पढ़ेंगे तो काइंडली उसकी डिटेल्स यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करनी है अगर ये सवाल आ जाए। और इकोनॉमिक कॉस्ट वॉर की बहुत ज़्यादा थी इन पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन को अबैंडन करने की। ऑल दो जैसे मैंने लेडी सेसिल का वो आपको कोट एक बीच में पढ़ाया था, वो बिल्कुल एक तरह से क्या कि इट वाज नॉट हार्डली अ पॉलिसी एंड इट वाज फार फ्रॉम पॉलिटिकल रियलिटी, क्योंकि कोई भी ग्लोबल पावर उस तरह से आइसोलेटेड नहीं रह सकती। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द इशू इन बाल्कन्स के इशू किस तरह एक तरह से इमर्ज हुए जा रहे थे। हर मेजर पावर का बाल्कन में एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, और वो उसे ही परस्यू कर रही थी। और बाल्कन्स के अंदर जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स थी, उनका ट्रीटी ऑफ बर्लिन के बाद भी कोई हल इस तरह से नहीं निकाला गया था। और ब्रिटेन ने स्प्लेंडेड आइसोलेशन की पॉलिसी को अबैंडन करने के बाद भी इसका कोई एक तरह से सही हल नहीं निकाला गया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप इसमें आपको एक तरह से एक ओवर आर्चिंग परस्पेक्टिव मिला है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इस लेक्चर को आपने मिला के देखना है, क्योंकि हम अब मूव कर रहे हैं कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन की तरफ। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।